तो आज का जो मेरा विषय है, नेक्स्ट कर दीजिएगा सर। तो आज का मेरा विषय ये गुरुकुलम प्रैक्टिस का। अभी वीसी साहब बात कर रहे थे गुरुकुल की। हमारे यहां गुरुकुल की परंपरा बहुत पहले से थी, और ऐसा भी नहीं है कि गुरुकुल केवल नया कॉन्सेप्ट है, बहुत पुराना गुरुकुल था। और गुरुकुल में वो गुरु हुआ करते थे, लेकिन आज के जमाने में हम में से एक भी व्यक्ति वो गुरु कहलाने लायक ही नहीं है। क्योंकि गुरु वो नहीं है जो शिक्षा दे दे, गुरु वो नहीं है जो व्हाट्सएप के जैसा एक मैसेज को दूसरे ग्रुप में ट्रांसफर कर दे या पेस्ट कर दे या पोस्ट कर दे। गुरु वो है जो किसी व्यक्ति को जैसे सा विद्या या विमुक्त ये लिबरेट करे, स्वतंत्र करे। गुरु वो है जो अपने शिष्य को भी अपने सामने आर्ग्यूमेंट के लिए तैयार कर सके। गुरु वो है जो उसके के पूरे पन्नों को पलटकर उसके अंदर के निहित तत्वों को उसके सामने रख सके। गुरु वो है जो शिष्य का बोला हुआ हर एक बात सुन सके पूरी तन्मयता के साथ। अभी सर ये भी कह रहे थे कि एजुकेशन क्या है। मुझे तो समझ में नहीं आया कि एजुकेशन जो है वो ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट था और अचानक से विषय कैसे बन गया। आप में से कितने लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं? राइट, बहुत लोग हैं। मुझे कोई बता पाएंगे कि एजुकेशन की परिभाषा क्या है? कोई भी एक परिभाषा बता दीजिए। व्हाट इज एजुकेशन? हमारे अंतर्निहित शक्तियों का सर्वोत्तम तरीके से प्रदर्शन ही शिक्षा है। आपने तो बहुत बड़ी लंबी अंतर्निहित बहुत सारी चीजें कही। मेरा केवल जब मैं एजुकेशन लिखा हुआ देखता हूं तो मुझे दो ही चीजें नजर आती हैं। एजुकेट द नेशन इज एजुकेशन, इसके अलावा कुछ नहीं है एजुकेशन। यदि आप राष्ट्र को शिक्षित कर पाते हैं उससे बड़ा कुछ नहीं है। बाकी सारे आप पढ़ा दीजिए, लिखा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन यदि अगल या बगल या आगे या पीछे या आपके साथ वाले को आप कुछ भी बता पा रहे हैं तो दैट्स व्हाट इज नोन एज एजुकेशन। एजुकेट द नेशन एजुकेशन है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था कि if you have the ability to listen to anything and everything without losing your confidence and patience, then that's education. तो एजुकेशन क्या है? जब आप किसी भी चीज को सुनने के लिए तैयार हो और उस सुनने में आपका पेशेंस और आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल न डगमगाए, तो वो शिक्षा है, वो एजुकेशन है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी खुद की बुराई बहुत आसानी से हंसते हुए सुन सकते हैं? यदि हम सुन सकते हैं तो हम एजुकेटेड हैं, और यदि हम व्यग्र होते हैं तो हम केवल लिटरेट हैं, एजुकेटेड नहीं हैं। अभी तक की सारी शिक्षा पद्धति केवल ग्रेजुएशन तक सीमित थी, लेकिन एजुकेशन नहीं हो पाई। यदि मैं एनपी की बात करता हूं, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, जिसमें लगातार परिवर्तन होते गए और उसके बाद उस एनपी में से केवल पी को हटा के कर दिया गया और ई को उठा के इधर ला दिया गया और वो बन गया एनपी का क्या होता है? पेन होता है, वही कलम है। इसलिए कहते हैं कलम में वो ताकत है जो तलवार में भी नहीं होती है, और कलम किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी ले जाके आघात उस पर कर सकता है बगैर एक बूंद खून बहाए हुए। वो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आजादी के बाद ऐसी नीति है जिसको हम राष्ट्रीय भी ना कहें लेकिन भारतीय शिक्षा नीति कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यह पहली ऐसी नीति है जो भारतीयों के लिए, भारतीयों के द्वारा भारतीयता से ओतप्रोत और भारत के समग्र और प्रबुद्ध विकास के लिए बनाई गई नीति है। तो हम भारतीय शिक्षा पद्धति, यहां पर ज्ञान लिखा हुआ है, यह ज्ञान नहीं है, यह ज्ञान है। यह जीवाईएन नहीं है, यह जीएनए है, जिसमें नेसल आता है ज्ञान, ज्ञान नहीं। संस्कृत में यदि जाएं तो वो JNANA होना चाहिए था, GYAN नहीं है। वो ज्ञाना जो है वो है जो आपको आप होने का भाव देता है। इसीलिए ये सारी की सारी चीजें गुरुकुलम में होती थी, लेकिन हमारे करिकुलम में ज्ञान जो है वो हट गया और ज्ञान के बदले हम नॉलेज कह दिए, और हमारे द्वारा दिया जाने वाला नॉलेज केवल इंफॉर्मेशन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली चीज यदि गलत है तो सामने बैठे हुए व्यक्ति के पास यदि स्मार्टफोन है वो गूगल करके बता सकता है कि सर आप यहां पर गलत हैं, गूगल यहां पर सही बोल रहा है। तो आप में और गूगल में अंतर क्या है?
तो आज का बच्चे में, चूंकि हमारे यहां की सभ्यता और संस्कार इस तरीके से हैं कि बच्चा खड़े होकर हमारे अगेंस्ट में बोल नहीं सकता, और यदि बोलता है तो हम वो टीचर हैं जो कहीं ना कहीं उसको दंडित कर देते हैं। हम वो टीचर हैं जो मुस्सोलिनी और हिटलर के जैसे हैं कि मेरे क्लास में तो पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। पिन ड्रॉप साइलेंस होता है केवल शमशान में। जहां एजुकेशन होता है वहां पिन ड्रॉप नहीं होता, वहां टू वे कम्युनिकेशन होता है। और एक स्टूडेंट को वो होना चाहिए, एक स्पॉन्ज के जैसा होना चाहिए कि टीचर जो कह रहा है उसको वो स्पॉन्ज के रूप में पूरा अवशोषित कर ले, और टीचर उस स्पॉन्ज को लेके जैसे ही स्क्वीज करे या निचोड़े तो टीचर ने जो कुछ कहा है वो सब निकल जाना चाहिए। वो टू वे एजुकेशन सिस्टम है। तो क्या हम उस एजुकेशन सिस्टम जो गुरुकुल में था उसको हम अपने करिकुलम में ला पाएंगे? और करिकुलम में क्यों लाना है? करिकुलम में इसलिए लाना है कि हम जब तक उसको करिकुलम में लाके उसको एनरिच नहीं करेंगे तब तक हमारा करिकुलम रिच नहीं हो पाएगा। आप कहते हैं आज का भोजन बड़ा रिच है, आपकी साड़ी बड़ी रिच लग रही है। वो रिच जो है, यदि साड़ी हो गया, खाना हो गया, बुद्धि को रिच करने के लिए हमारा करिकुलम को भी रिच होने की जरूरत है, तो उसको एनरिच करना जरूरी है। और जब तक आप एनरिच करके को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप उस सोसाइटी तक रीच नहीं कर पाएंगे। हम केवल टीच करते हैं लेकिन हम रीच नहीं करते हैं। द मोमेंट वी रीच, टीचिंग इज ऑलवेज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। यदि गुरु शिष्य तक पहुंच जाता है तो शिक्षा उस तक पहुंच जाती है। गुरु जिसके पास है उसको शिक्षा ग्रहण करना ऑटोमेटिक प्रोसेस है, वो अपने आप होने लगता है। तो टीचर को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके हाव भाव, भाव भंगिमा और पूरी तरीके से वो जो ऑब्जर्व करता है, उस ऑब्जर्वेशन में वो पूरे तरीके से सोसाइटी को सर्व करने के लिए तैयार हो जाता है। किसी एक इंस्टीट्यूशन में लिखा था, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। तो कितने लोग हम लोग सेवार्थ जा पाते हैं? कितने लोग हम लोग सोसाइटी को एनरिच करते हैं? एनएसएस में कहता है गोदग्राम लेने की जरूरत है। हम में से कितने ऐसे हैं या कितने ऐसे महाविद्यालय हैं जो किसी इंस्टीट्यूशन को गोद लिया हो, किसी गांव को गोद लिया हो कि उसका प्रचार प्रसार, उसकी उन्नति और समृद्ध, सशक्त और सुदृढ़ भारत की परिकल्पना की बात जब हम करते हैं तो वो विद्यालय से क्यों नहीं हो सकता? तो वो भाव हमको लाने की जरूरत है। प्लीज नेक्स्ट। ये अखंड भारत की परिकल्पना, जहां बर्मा से लेकर अफगानिस्तान तक पूरा भारत अखंड भारत है, और उस भारत के अंदर में हम बहुत सारे खंड में, प्रांतों में बटे हुए हैं, और हर प्रांत जो है वो कहीं ना कहीं भाषाई आयाम को लेकर बना है। यदि तेलुगु बोलते हैं तो तेलंगाना हो गया, कन्नड़ बोलते हैं तो कर्नाटक हो गया, कश्मीरी बोलते हैं तो कश्मीर हो गया, बंगाली बोलते हैं तो बंगाल हो गया, राजस्थानी बोलते हैं तो राजस्थानी हो गया, पंजाबी बोलते हैं तो पंजाब हो गया। हर एक स्टेट जो है वो हमारा भाषा के रूप में है। मतलब भाषाएं कितनी प्रचुर मात्रा में हम लोगों को एक दूसरे की ओर आकर्षित करती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भाषाओं के आयाम को, भाषाओं के प्रति प्रतिबद्धता को और भाषाओं के प्रति प्रेम को भी एक नया आयाम देता है। मेरी जीविकोपार्जन की भाषा अंग्रेजी है, इसलिए मैं वहां खड़े होकर अंग्रेजी में बोला, लेकिन मेरे अंदर में दौड़ने वाला जो खून है उसकी भाषा जो है हिंदी है, इसलिए मैं आपसे हिंदी में वार्तालाप कर रहा हूं। लेकिन मेरे अंदर जो दिल है वो धड़कता है कन्नड़ के लिए, जो मेरी मातृभाषा है। तो जब मैं ये कहता हूं कि मैं त्रिवेणी का संगम हूं, तो ये मुझे अपने एबिलिटी पे या मुझे अपनी काबिलियत पर विश्वास है। मैं तीनों भाषाओं पे यदि पूरी प्रतिबद्धता के साथ और पूरे समर्पण के साथ, और आप मुझसे कहें कि मैं पूरी की पूरी हिंदी में बगैर अंग्रेजी के एक भी शब्द का प्रयोग किए यदि बोल सकता हूं, तो हां मैं बोल सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं क्या हूं। आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, मैं सोचता नहीं तो मैं नहीं होता। तो ये सोच हर एक व्यक्ति में, हर एक उस जो हमारा विद्यार्थी है उस तक वो भाव पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट। और इसी भाव को लेके अलामा इकबाल पढ़ सकते हैं आप। क्या लिखा है? क्या लिखा है? यूनान ओ मिस्र ओ रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर बाकी है वो नामो निशा हमारा। कुछ बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो लगातार दुश्मन आपके पैदा होंगे, होने भी चाहिए। आप अजात शत्रु नहीं बन सकते, लगातार दुश्मन पैदा करिए। दुश्मन तभी पैदा होते हैं जब आप में काबिलियत होती है।
और जिस व्यक्ति में काबिलियत नहीं होती उसके कोई दुश्मन नहीं होते। जब आइंस्टीन से पूछा गया कि E इज इक्वल टू MC स्क्वेयर के लिए आप किसे सबसे ज्यादा कहेंगे कि इसने मुझे इंस्पायर किया, तो आइंस्टीन ने कहा, आई गिव द रिकॉग्निशन टू ऑल माय क्रिटिक्स, जिन्होंने मुझे लगातार क्रिटिसाइज किया और कहा आइंस्टीन तू इसे नहीं कर सकता, आइंस्टीन तू इसे नहीं कर सकता, आइंस्टीन तेरे लिए संभव नहीं है, और मैं करके दिखाया। यदि वो नहीं होते तो आइंस्टीन नहीं होता। तो इसीलिए कबीर ने कहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। तो निंदा करने वाले को हमेशा अपने पॉकेट में रखिए, क्योंकि निंदा यदि कोई कर रहा है और कोई आपको ताना मार रहा है, तो ताना का उल्टा पढ़िएगा, नाता। जिससे नाता होगा वही ताना मारेगा, और जिससे नाता नहीं होगा वो ताना ही नहीं मार सकता आपका। तो शब्दों को यदि आप इस तरीके से देखें तो बहुत आसान है और कुछ भी कठिन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद यदि मैं आता हूं कि ये एंशिएंट साइंटिस्ट, ग्राहम बेल का नाम जानते हैं, आइंस्टीन का नाम जानते हैं, न जाने कितने सारे साइंटिस्ट को हम जानते हैं, लेकिन वो जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक कहां अंधेरे खो गए हम जानते ही नहीं हैं। बहुत सालों बाद योग आया तो हमने उसमें और उसको डाल के योगा कह दिया, फिर उसके बाद हम भूल ही गए और अचानक वो रामदेव बाबा से योग स्टार्ट हुआ और पतंजलि का नाम हम सबके जहन में छा गया कि हाँ पतंजलि। वो पतंजलि मालूम नहीं था, जब पतंजलि के प्रोडक्ट्स आने लगे तब पता चला कि पतंजलि है। ग्रामर जिसका पूरा मूलभूत यहां पर पाणिनि ने बनाया, वो पाणिनि कहीं अंतर ध्यान हो गया और हम ग्रामर में इंग्लिश के ग्रामेरियंस को खोजने लग गए, जो सारे इंग्लिश के ग्रामेरियंस पूरा का पूरा यहां से लेके गए। फिर हम बात करें कि खगोल शास्त्र में कहां आया, तो हम आर्यभट्ट को भूल गए, भास्कर को भूल गए, सबको भूल गए, और हमें याद आने लगे वो सारे लोग जो विदेशों से आए। तो हमारे यहां यह परंपरा ही बन गई कि हमारा देश जो है वो सपेरों का देश है। हमें बता दिया गया कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स, लेकिन वो स्नेक को हटा दीजिए, उसमें चार्मर का शब्द बहुत अच्छा है कि इंडिया इज अ वेरी चार्मिंग कंट्री। और स्नेक होना जरूरी है, क्योंकि स्नेक के बिना स्नेक कैसे पता चलेगा कि आपको वो जो वेनम है या जो जहर है वो कैसे होगा। और ये वही कंट्री है जो उसी स्नेक की पूजा भी करती है। तो अलग अलग तरीके से यदि मैं लेता हूं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये एक लिखा हुआ है, एक व्यक्ति आया जर्मनी से जिसका नाम था मैक्स मुलर। मैक्स मुलर भारत आता है, बनारस में रहता है, वेदों का संस्कृत सीखता है, वेदों का अध्ययन करता है, उपनिषद का अध्ययन करता है, और उसके बाद एक पुस्तक नहीं लिखता, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाता है और वहां सीरीज ऑफ लेक्चर्स देता है। और सीरीज ऑफ लेक्चर्स को कंपाइल किया गया कि व्हाट इंडिया कैन टीच अस। और इस व्हाट इंडिया कैन टीच अस में मैक्स मुलर यह कहता है कि वेरेवर इन एवरी स्फीयर ऑफ माइंड, आप चाहे कोई भी विषय ले ले दुनिया का, चाहे आप एजुकेशन ले ले, साइकोलॉजी ले ले, केमिस्ट्री ले लें, मैथमेटिक्स ले लें, या फिर खगोल शास्त्र ले लें, या कोई भी विषय ले लें, वो सारे विषय की जड़ यदि आपको किसी देश में मिलती है तो वो केवल और केवल और केवल आपका भारत है। मतलब जितने भी अन्वेषण हुए, जितने भी इन्वेंशंस हुए, जितने भी डिस्कवरी हुई, उन सब के मूल में आपकी भारतीयता है। लेकिन वो भारतीयता हमसे गायब हो गई। हमें किसी दूसरे व्यक्ति को आके बताने की जरूरत पड़ गई कि भाई मैक्स मुलर ने बताया कि भाई आपका भारत है क्या। उसके पहले हमें पता ही नहीं था। मतलब हमने अपनी सारी विरासत गवा दी, हमने अपनी सारी सभ्यता को एक किनारे रख दिया और दूसरी सभ्यता का हम अनुसरण करने लग गए, और अपने आप को गर्व से हम भारतीय भी कहने लग गए। अगले स्लाइड में आते हैं तो उसी अगले स्लाइड में वो कहता है मैक्स मुलर, फिर ये एक सीन, आप बता सकते हैं ये सीन कहां का है? आपके लिए एक चैलेंज है। चलिए, कोविड के समय में यह बहुत ज्यादा आया था। ये डल झील है, कहां पर है? कश्मीर में। ठीक, इसी डल झील को, इसी कश्मीर को जब मैक्स मुलर आके पूरी इंडिया देखा तो मैक्स मुलर कहता है, इफ आई वर टू लुक ओवर द होल वर्ल्ड टू फाइंड आउट द कंट्री मोस्ट रिचली एंडोर्ड विथ ऑल द वेल्थ, पावर एंड ब्यूटी दैट नेचर कैन बेस्टो इन सम पार्ट ऑफ वेरी पैराडाइज ऑन अर्थ, आई शुड पॉइंट टू। तो यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो कहां है? भारत में है। और इसीलिए जहांगीर जब पहली बार डल झील देखा तो जहांगीर कहता है, गर फिरदौस बर्रुवेज जमीयस्त अमीयस्तो अमीयस्तो अमीयस्त। मतलब यदि धरती पर कहीं कोई स्वर्ग है
तो वो यही है और यही नहीं है। अब मैक्स मुलर और जहांगीर दोनों को देखिए आप, क्या मैक्स मुलर ने कहा और क्या जहांगीर ने कहा। मैक्स मुलर ने कहा पैराडाइज और जहांगीर ने कहा जन्नत यदि कहीं है किसी पृथ्वी में तो वो कहां है, भारत में। तो जन्नत इस बात का नहीं, जन्नत वो सारे दिमाग का, जन्नत वो सारे दिल का, जन्नत वो सारी शिक्षा पद्धति का, जन्नत वो सारी प्रणाली का। आप भारतीय ज्ञान परंपरा या भारतीय ज्ञान पद्धति कहते हैं, और जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं इंडियन नॉलेज आगे सिस्टम, उस सिस्टम में से SY हटा दीजिए, बचा क्या, बचा क्या, SYSTEM में से SY हटा दीजिए, बचा क्या, स्टेम। स्टेम किसको कहते हैं, पेड़ का तना। वो तना ही नहीं होगा तो राष्ट्र कैसे खड़ा होगा। तो किसी भी सिस्टम को बनने के लिए स्टेम को बनाना बहुत जरूरी है, और किसी भी राष्ट्र का स्टेम आप सभी और हम सभी लोग हैं। जब तक हम वो स्टेम बनकर तैयार नहीं होंगे तब तक उसमें शाखाएं भी नहीं आएंगी, उसमें पत्तियां नहीं आएंगी, उसमें कोपल नहीं फूटेंगे और फूल नहीं खिल पाएंगे और फल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें स्टेम बनने की जरूरत है, और उसी स्टेम को, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, यदि हम आगे बढ़ा के आज के परिवेश में चलते हैं तो ये ट्रेल ब्लेजर्स ऑफ विजडम, ये सारे वो हैं जो कहीं खो गए हैं। ये सारे हमारे वैज्ञानिक और साइंटिस्ट और सेंट्स हैं, जिनमें यदि ब्रह्मगुप्त को लेके आते हैं, बुद्धायन को लेके आते हैं, चरक को ले आते हैं, वराहमित्र को, आर्यभट्ट को लाते हैं आप, भास्कर, कन्नडा और सुश्रुत, पाणिनि, पतंजलि। बहुत ज्यादा आजकल हम बात करते हैं प्लास्टिक सर्जरी। जब ईसा क्राइस्ट का जन्म नहीं हुआ था उसके पहले कितने BC में एक भारतीय मनीषी जिसका नाम सुश्रुत था, उसने पहली बार प्लास्टिक सर्जरी की और एक नाक बनाया, किसी की नाक टूटी थी। और आज हम कहते हैं आज साइंस इतना आगे बढ़ गया है, उसके पास कौन सा साइंस था। इनसे बड़ा साइंटिस्ट तो पूरी दुनिया में कहीं पैदा नहीं हुआ। और चरक जिसके पास पूरा का पूरा आयुर्वेद था। यदि खगोल शास्त्र में आप आर्यभट्ट और भास्कर को देखते हैं तो सारे के सारे इन्वेंशंस, और उस समय कैलकुलेट करने के लिए उनके पास उस तरीके के कोई इक्विपमेंट्स नहीं थे, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, फिर भी उनका कैलकुलेशन इतना सटीक है। और आप जाके देखिए कहीं पर भी सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो कितना बजे है वो समय भी दिखाने वाली घड़ियां आज भी मौजूद हैं, जो इस बात का द्योतक और प्रतीक हैं कि भारत का विज्ञान कितना महान और कितना सशक्त और समृद्ध रहा होगा, और एक समृद्ध सिविलाइजेशन या सभ्यता के हम गवाह हैं। इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, जहां एक पूरे तरीके से आज के जमाने में यदि आप कोरल ड्रॉ से एक बना लेते हैं या किसी सॉफ्टवेयर से बना लेते हैं प्लांट सिटी, वो प्लांट सिटी तो कितने जमाने पहले हमारे लोगों ने बना दिया था। तो हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं, उसको रिवाइटल करने की क्या जरूरत है, क्योंकि आज हमारा बच्चा सब भूल गया है। बच्चा क्या भूला, उसके पिताजी भूल गए हैं, पिताजी क्या भूले, उसके दादा दादी भूल गए हैं। तो हम सब भूल गए हैं। कुछ सालों बाद आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि यहां बिलासपुर में एक नदी बहा करती थी जिसका नाम, क्योंकि वो अरपा भी दोनों साइड से इतनी कवर हो गई है कि आगे आप उसको बताएंगे ये नदी थी तो बोलेगा ये तो नाला है, और नाले के बाद कुछ दिन बाद वो नाली में ना परिवर्तित हो जाए। ये हमारा डेवलपमेंट है, ये हमारा सिविलाइजेशन है, ये है हम किस तरीके से क्रमबद्ध रूप से अपने आप को विकास की ओर ले जा रहे हैं, और केवल बचेगा रहने के लिए आकाश, और विकास वहीं होना है। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरी बात नहीं होगी। फिर आगे बढ़ते हैं कि ये रिवाइटलाइजिंग ऑफ एजुकेशन क्या है। हम स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं। विवेकानंद ने कहा था हम सारे लोग केवल क्या करते हैं, वो जो स्टूडेंट है उसके माइंड में इतना इंफॉर्मेशन भर देते हैं कि वो लोडेड बाय इंफॉर्मेशन हो जाता है, और उसके अंदर में वो राइट्स मचते हैं, उसके अंदर विद्रोह मचता है कि क्या करें। हम यदि स्टूडेंट्स को एक सोसाइटी को गाइड करने वाला ना बनाएं, सस्टेनेबल नहीं बनाएं, अपने दो पैर पर खड़े होने वाला नहीं बनाएं, वो अपनी भाषा का किस तरीके से प्रचुर मात्रा में सशक्त रूप से प्रयोग करे उस लायक ना बनाएं, वो मातृभाषा का प्रयोग किस तरीके से करना चाहिए वो ना जान पाए, तो उस व्यक्ति के निर्माण में हमारी भूमिका क्या है। हम कहते हैं कि सर इसके पास तो कोई बैकग्राउंड नहीं था। मैं कहता हूं बैकग्राउंड तो था, वो जो ग्राउंड बैक में है ना उसको आपको फ्रंट में लाना है, इसलिए आप यहां हैं। वो बच्चे का पास बैकग्राउंड बैक में ग्राउंड है,
वो वहां से आ रहा है, आप यहां हैं, तो आप उसको यहां से लेके यहां और यहां से लेके फोरग्राउंड तक ले जाने की भूमिका आपकी है। इसलिए टीचर जो शब्द है उसको यदि आप तोड़ते हैं तो टीच विदाउट इर इज टीचर। ERR का मतलब होता है लगातार गलतियां करना। तो टीचर कौन है? जो इर करता है वो टीचर है, कि वो टीचर वो है जो बिल्कुल इर नहीं करता। एक कहानी है, एक बार एक बुद्ध का चेला था जो उसका बहुत प्रिय चेला था। वो उसके पास गया और बुद्ध से उसने कहा कि मास्टर, मैं आपके साथ आर्ग्यूमेंट करना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा मोस्ट वेलकम। बुद्ध ने उसको बैठाया और बुद्ध ने उससे सबको संबोधित करते हुए कहा, और उसके 500 डिसाइपल थे, चेले थे उसके, उनको और अपने चेलों को संबोधित करते हुए कहा कि ये जो व्यक्ति मेरे सामने बैठा हुआ है जिसका नाम सिरिपुट्टा है, ये सिरिपुट्टा जो है वो एक बहुत बढ़िया वक्ता है और एक बहुत बढ़िया शिक्षक है, और वो उसकी भाषा इतनी अच्छी है कि वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, वो अपने पांडित्य से लोगों को परास्त कर सकता है। और ये परंपरा भी थी कि जो भी पांडित्य से मुझसे परास्त हुआ है वो मेरा अनुयायी बन जाएगा। और ऐसे करते हुए अपने 5000 अनुयायियों को लेकर वो आया था, और वो कहता है कि ये अभी भी शिक्षक है, ये अभी मास्टर नहीं बन पाया। और जैसे ही बुद्ध के मुंह से वो मास्टर नहीं बन पाया सुना, तो श्रीगुप्ता ने कहा कि हाउ कम यू आर सेइंग लाइक दिस, आई एम द मास्टर। तब बुद्ध ने कहा कि यदि आप मास्टर होते तो आप मेरे पास आर्ग्यूमेंट के लिए नहीं आते, मैं आपके पास आर्ग्यूमेंट के लिए आया होता। यह बताता है कि आप अभी भी मास्टर नहीं हैं। और उसने यह भी कहा, मुझे जानते हुए यह भी खुशी है कि आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे, तो आप मुझे यह बताइए कि इतना अध्ययन आपने किया, इतना पांडित्य हासिल किया, इतने देशों का दौरा किया, इतने सारे आपने अपने चेले बनाए, तो आपने जो इनको डिलीवर किया उसको कभी एक्सपीरियंस किया? तब वो सिरिपुट्टा कहता है कि आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझसे एक्सपीरियंस के बारे में बात की। इतने सारे ब्रिलियंट टीचर्स मेरे डिसाइपल हैं, उसमें एक व्यक्ति ने भी एक्सपीरियंस की बात मुझसे की ही नहीं। और मैं सही कहूं तो मैं सही कह रहा हूं आपके सामने, आपके पैर पढ़ता हूं। आप उसने उसके चरण पढ़े और बुद्ध से कहा कि बुद्ध, मैं पहली बार ये आत्म स्वीकार कर रहा हूं कि मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। बुद्ध ने कहा यदि एक्सपीरियंस नहीं किया है तो मेरे पास आइए, कुछ समय में मैं आपको मास्टर बना दूंगा, आप मेरा शिष्यत्व ग्रहण कर लीजिए। वो व्यक्ति उसका शिष्यत्व ग्रहण करता है और 3 साल बाद एक दिन वो एनलाइटनमेंट को प्राप्त होता है, ज्ञानोदय को प्राप्त होता है। और तब उसको बुद्ध कहता है कि नाउ यू हैव बिकम द मास्टर एंड नाउ यू हैव द लाइसेंस टू आर्ग्यू विथ मी। और जैसे बुद्ध ये कहता है, फिर वो बुद्ध के चरण छूता है और कहता है कि मास्टर, अब तो कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है, क्योंकि मैं वही अनुभव किया जो आपने किया। जो एक्सपीरियंस आपने किया वो एक्सपीरियंस मैंने भी कर लिया। जब एक्सपीरियंस दोनों बराबर है, जब फीलिंग दोनों बराबर है, तो उसमें तो आर्ग्यूमेंट हो ही नहीं सकता। तो आर्ग्यूमेंट तो कुछ करना ही नहीं है। तो आर्ग्यूमेंट तब था जब अधभरी घगरी छलकत जाए, और घगरी ही पूरी भर गई है तो आर्ग्यूमेंट का तो कोई नामो निशान नहीं है। फिर उसने चरण छुआ और कहा, आप मेरे मास्टर हमेशा के लिए बने रहेंगे, क्योंकि आपने मुझे अनुभव कराया। तो अनुभवात्मक शिक्षा हम कितना दे पा रहे हैं? हम केवल थियरी पे थियरी पढ़ाते चले जा रहे हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहां है? वो नैक कहता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, पार्टिसिपेटिव लर्निंग, ये सारे के सारे वो गुरुकुल परंपरा में अपने आप थे। एक गुरु बैठता था, सारे शिष्य बैठते थे एक साथ, खाना भी बना है तो सबकी एक्सपीरियंस, कोई काम करना है तो पार्टिसिपेटिव लर्निंग, कोई प्रॉब्लम लेके आते थे। हम में से प्रॉब्लम ही नहीं होता, सॉल्यूशंस ही नहीं होते हमारे पास। तो हम वो सारी की सारी यदि नैक में यदि आई हैं तो वो सारी बातें वहीं से ली गई हैं, उसमें कोई चीज नया नहीं था। नेक्स्ट, और इसीलिए विवेकानंद ने इस बात को कहा था, नेक्स्ट स्लाइड। अब विवेकानंद ने कहा था एजुकेशन कैसा होना चाहिए, शुड बी होलिस्टिक, मैन मेकिंग एंड गिविंग कैरेक्टर बिल्डिंग। अचानक से राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे वैल्यू एजुकेशन क्यों आया, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़े वर्डिक्ट दिए। एक वर्डिक्ट ये कहा कि द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया इज डेवलपिंग ओनली ग्रेजुएट्स बट इट हैज नॉट प्रोड्यूस्ड एनी ऑफ द एजुकेटर्स। दूसरा उसने दिया कि दो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लिटरेट पीपल बट the values of the societies are decreasing day by day। तो वैल्यूज जो डिक्रीज हो रहे हैं, उस वैल्यूज को पुनर्स्थापित कैसे किया जाए, पुनर्स्थापित कैसे किया जाए।
तब आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसमें एक व्यक्ति कई सारे विषय पढ़ सकता है। यदि अर्जुन बाण चला सकता था, उसमें वो मास्टरी थी, तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन बाकी कोई अस्त्रों का प्रयोग नहीं कर सकता था। अर्जुन गदा भी उतना ही उठा सकता था, अर्जुन भाला भी फेंक सकता था, लेकिन उसका स्पेशलाइजेशन जो था वो आर्चरी में था। वो स्पेशलाइजेशन है, वो उसकी विशेष योग्यता है। लेकिन अर्जुन बाकी सारे विधाओं में भी उतना ही पारंगत था। ऐसा नहीं कि केवल भीम गदा चला सकता था, भीम तो यदि धनुष बाण भी दे दिया जाता तो उससे भी कर सकता था, लेकिन स्पेशलाइजेशन एक में हुआ। इसीलिए लोग एमबीबीएस करते हैं, फिर एमएस किसी सर्जरी में कर लिया, किसी ने गायनिक में कर लिया, किसी ने आई में कर लिया, और आगे चल के आपको मिलेगा, आजकल भी मिलने लगा है, एक रेटिना एक्सपर्ट आ गया है, एक आ गया है आपका राइट साइड ऑफ योर रिप्स एंड लेफ्ट साइड ऑफ योर रिप्स। कल के दिन आपको एक आई स्पेशलिस्ट मिलेगा, कोई राइट की आंखों को देखेगा, लेफ्ट के लिए दूसरा मिलेगा आपको। तो इतना सुपर स्पेशलाइजेशन लगातार होते चले जा रहा है, और इतना स्पेशलाइजेशन जब लगातार हो रहा है, देन नेक्स्ट वन, इसीलिए हमको जरूरी है एनरिच द माइंड, माइंड को एनरिच करना जरूरी है। दूसरा है वार्म द हार्ट। आप किसी से जब मिलते हैं, गले मिलते हैं, तो गर्म जोशी से स्वागत। गर्म जोशी से स्वागत का मतलब होता है आप दिल से किसी का स्वागत करते हैं। फिर तीसरा होता है अवेकन द स्पिरिट, आपके अंदर निहित, जो इन्होंने अभी कहा था अंतर्निहित, तो अंतर्निहित एनर्जी को निकालने के लिए तो क्या करना चाहिए? नेक्स्ट, एनरिच द माइंड विथ नॉलेज। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये आपको नॉलेज दे ताकि आपका माइंड एनरिच हो सके। फिर वार्म द हार्ट, वार्म द हार्ट विथ फीलिंग्स। हमें हर व्यक्ति के फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। आज के जमाने में सिंपैथी की जरूरत नहीं है, एम्पैथी की जरूरत है। सहानुभूति की जरूरत नहीं है, परानुभूति की जरूरत है। तो परानुभूति यदि है, मतलब आप दूसरे के फीलिंग को एड्रेस कर सकते हैं। तीसरा है अवेकन द स्पिरिट विथ कॉन्शियसनेस, चेतना। पूरे भारत को यदि आपको विश्व गुरु बनाना है, समर्थ, सुदृढ़ और सशक्त राष्ट्र बनाना है, तो कॉन्शियसनेस को अवेकन करना होगा, चेतना को जागृत करना होगा। और वही चेतना को जागृत करने का काम कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम में है। कनिंघम ने कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम की परिभाषा बहुत अच्छी से दी है। करिकुलम क्या है? करिकुलम जस्ट अ टूल इन द हैंड्स ऑफ एन आर्टिस्ट। और आर्टिस्ट कौन है? टीचर। और टू मोल्ड हिज मटेरियल, वो अपने मटेरियल को क्या कर सकता है? मोल्ड कर सकता है। एक मिट्टी का दे दीजिए आप, उससे वो गणेश भी बना सकता है, पार्वती भी बना सकता है, शिव भी बना सकता है, या कोई मूर्ति भी बना सकता है। मोल्ड हिज मटेरियल अकॉर्डिंग टू द आइडियल। आइडियल क्या है? कौन से ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत उसको बनाना है। और अंत में आता है कहां पर? स्टूडियो में बनाता है। और स्टूडियो कौन सा है? स्कूल या कॉलेज या आपका क्लासरूम। तो टीचर के हैंड में करिकुलम क्या है? केवल एक टूल है। और आप कहते हैं सिलेबस बहुत पुराना हो चुका, रिडंडेंट हो चुका, किसी मतलब का नहीं है, यह सिलेबस किसी काम का नहीं है, नया सिलेबस चाहिए। मेरा यह कहना है कि यदि कोई इनोवेटिव, क्रिएटिव, एंटरप्राइजिंग और बड़ा वाइब्रेंट टीचर होगा, तो उसको पुराना सिलेबस भी दे दीजिए, वो उसको बिल्कुल इंटरेस्टिंग बना सकता है। और किसी ऐसे टीचर को नया सिलेबस दे दीजिए, और बहुत अच्छा सिलेबस दे दीजिए, जो ना इनोवेटिव है, ना क्रिएटिव है, ना एंटरप्राइजिंग है, ना डायनामिक है, ना वाइब्रेंट है, कुछ नहीं है, वो उस नए सिलेबस को भी बेकार कर सकता है। तो हर चीज वो केवल टूल, मैं कह रहा हूं टूल, द वे यू यूज इट, किस तरीके से आप उसका उपयोग करते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एक टीचर के हाथ में यदि आपने टूल दिया है, ये टीचर की बुद्धि पे, टीचर की क्षमता पे, टीचर के आत्मविश्वास पे निर्भर करता है कि वो उस करिकुलम को किस तरीके से अंतिम व्यक्ति तक डिलीवर कर पाता है। तो वही कॉन्सेप्ट है करिकुलम का। नेक्स्ट, इसलिए हमको एनरिच करना चाहिए, लोगों को इंस्पायर करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, लोगों को एम्पावर करना चाहिए। जब तक आप एम्पावर नहीं करेंगे, तब तक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स उनमें नहीं आ पाएगी। आज हम कहते हैं नौकरियां नहीं हैं, नौकरियां इफरात हैं। जिसको मिलती हैं उसको मिलती ही चली जाती हैं, और जिसको नहीं मिलती उसको नहीं मिलती हैं, क्योंकि वो एम्प्लॉयबल नहीं है। सारा का सारा इंडस्ट्री कहता है कि यू हैव प्रोड्यूस्ड द ग्रेजुएट्स, बट यू हैवंट प्रोड्यूस्ड द एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स। और यही चेतन भगत ने भी कहा था, 90% ऑफ द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल बिकॉज दे नो द कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट, बट दे डू नॉट नो हाउ टू यूज इट। So there lies the experiential learning. We need to take the students outside of the classroom. और इसलिए भारत में उस व्यक्ति ने शांति निकेतन की स्थापना की थी, और उस व्यक्ति का नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसकी जयंती हम अभी कुछ 2-3 दिन पहले मनाए हैं। उस रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में यह कहा कि पेड़ के नीचे बैठेंगे। आप बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की,
कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर था शांति निकेतन में? मेरा मानना इंफ्रास्ट्रक्चर का है, इन फ्रेम स्ट्रक्चर होना चाहिए। यदि आपके अंदर में फ्रेम किया हुआ स्ट्रक्चर ही नहीं है तो आप कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाएंगे। चाहे आप एसी रूम में बैठा दीजिए किसी को, बहुत बढ़िया सुविधा दे दीजिए, लेकिन उस टीचर के अंदर का स्ट्रक्चर यदि फ्रेम्ड नहीं है तो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत। और इसलिए गांव का व्यक्ति जो है ना, जो गांव में जाके खेतों में अनाज बोता है, करता है, काटता है, वो आपका पीएचडी जो एग्रीकल्चर में किया है ना, उससे ज्यादा जानता है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंशियल लर्निंग है और इस व्यक्ति के पास थियोरेटिकल लर्निंग है। तो इसीलिए शाहरुख खान की एक फिल्म थी, उसमें गाना था, किताबें बहुत पढ़ी होंगी तुमने मगर कोई चेहरा तुमने पढ़ा है। पढ़ने की जरूरत नहीं है किताबें, बैठ के चेहरा पढ़ते जाइए, पूरी की पूरी आपकी विद्या वहीं पर आ जाती है। आप बात करते हैं लैंग्वेज लैब की, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो हिंदी या अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं को लैब में बैठ के सीखे हैं? किसी ने नहीं सीखा है। हम सारे लोग के लिए लैब वो समाज था, वही समाज हमारा लैब है। और समाज की परिभाषा क्या होती है? मेरी परिभाषाएं सब अलग हैं, मैं विद्रोही किस्म की परिभाषाएं देता हूं। जो समाज आए आज वही समाज है। यदि आप सब कुछ करके यदि समान ही जाएंगे समाज में तो आपकी कोई प्रतिबद्धता नहीं है, आपके एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। एजुकेशन क्या है? ये नहीं कि पीएचडी की डिग्री कर लिए और वहां पर पूरी लाइन से जमा दिए और उसके पन्ने कभी निकले ही नहीं। पीएचडी का मतलब यह है वो जो लिखा गया है उसमें से कई सारे पन्ने निकल के समाज के उद्धार के लिए, उत्थान के लिए, प्रगति के लिए आ सके, वो हमारी शिक्षा है। तो इसलिए समाना पड़ेगा समाज में, तब जाके सम आज हो पाएगा। इसीलिए सारे के सारे प्रयास किया था सिद्धार्थ के पिता ने उसको बाहर न निकालने का, लेकिन एक दिन ऐसा मौका मिला जिस दिन सिद्धार्थ बाहर निकलता है और एक शव को देखता है। उस शव को देखते ही साथ सिद्धार्थ घर छोड़ता है और आके पूरा देशाटन करता है और पूरी की पूरी वो ज्ञान जो है उसको अक्वायर करता है, बोधिसत्व के नीचे बैठता है, ज्ञानार्जन की प्राप्ति करता है और सारे लोगों को जाके प्रचार और प्रसार करता है कि समाज की उन्नति हो सके। वो है। और वही मॉडर्न में लेके आते हैं एक व्यक्ति जो अमेरिका में पैदा हुआ, काला था, प्लास्टिक सर्जरी कराया और डांस का बेताज बादशाह बन गया, जिसके स्टेप्स लोग फॉलो करते थे, जिसको डांस का भगवान मानते थे, माइकल जैक्सन। उसने वो सारे प्रयास किए अमर होने के, उसके घर में हर क्षण के लिए एक एक डॉक्टर था, लेकिन वो भी अपनी मौत को रोकने। एक बुद्ध है, एक माइकल जैक्सन। तो आप के लिए कितना कर पाते हैं, वही इंस्पायर और एम्पावर करने की बात है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये सारे के सारे हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम, जिसको आप भारतीय ज्ञान परंपरा कहते हैं, उसमें है इंट्रोस्पेक्शन, अंदर से अपने आप को देखना। आप कभी अकेले नहीं हो सकते। आप कहते हैं आज अकेला हूं, बहुत बोर है। नो, आई डोंट फील यू आर अलोन। मुझे कोई कहता है यू आर अलोन, आई नेवर से आई एम अलोन, आई ऑलवेज से आई एम इन सॉलिट्यूड। मैं सॉलिट्यूड में हूं, मैं अपने होने का अनुभव कर रहा हूं। तो मेरे अंदर में एक और मैं है। आपके बीच में जब द्वंद्व होता है तो द्वंद्व दो लोगों के बीच में होता है, एक यू एंड अनदर, द यू इनसाइड यू। और जिस दिन आप यू और आपके अंदर का यू एक दूसरे के साथ तादाद में स्थापित कर लेंगे, उस दिन आपका माइंड और हार्ट दोनों के बीच में संतुलन कायम हो जाएगा। दैट्स व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन। इंक्वायरी है, इंक्वायरी इज द हाईएस्ट विजडम। इंक्वायरी नहीं करता तो वो विजडम को प्राप्त नहीं कर सकता। तीसरा इंक्लूजन, इंक्लूड करना। हमने कहा एक चाइनीज प्रोवर्ब है, टेल मी आई फॉरगेट, शो मी आई रिमेंबर, इन्वॉल्व मी आई अंडरस्टैंड। यदि आप मुझे बता दीजिए तो मैं भूल जाऊंगा, लेकिन मुझे दिखा दीजिए तो कुछ समय तक याद रहेगा। लेकिन आप मुझे इन्वॉल्व करते हैं तो मैं पूरी चीजों को समझ जाऊंगा। जब तक आप स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप किसी चीज को इवॉल्व नहीं कर सकते। तो इवॉल्व करने के लिए इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। इनोवेशन, 11 तारीख को हम इनोवेशन डे मनाने वाले हैं। इनोवेशन क्या है? अंदर से निकलने वाली चीज। और इन सारे में देखिए, पहला और दूसरा अक्षर बता सकते हैं क्या है? मतलब सब आपके अंदर है। इसीलिए विवेकानंद ने कहा था, हर एक चीज जो आप बाहर खोजते हैं वो आपके अंदर ही निहित है। और आप खोजने चलते हैं शांति कहां मिलेगी, तो वो हिमालय के तराई में मिलेगी। अरे शांति तो अंदर ही बैठी है, आप तो खोज ही नहीं पाए शांति को। और शांति खोजने के लिए आप देशाटन कर रहे हैं। तो एवरीथिंग इज इनसाइड द ह्यूमन बीइंग्स, and if you understand what is there inside you, then you will convert yourself from human being to being human.
और वही बात है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और इसके बाद हम आते हैं वैल्यू एजुकेशन क्यों जरूरी है। मैं कुछ कुछ स्लाइड्स में बताता हूं। एजुकेशन यदि माइंड ओपन करता है तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन आपको प्यूरिटी ऑफ हार्ट देता है। नेक्स्ट, यदि एजुकेशन आपको स्किल प्रोवाइड करता है तो वैल्यू एजुकेशन आपको सिक्योरिटी प्रदान, सिंसियरिटी प्रदान करता है। नेक्स्ट, यदि एजुकेशन रिलेशनशिप को एक्सटेंड करता है तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन आपको बताता है कि परिवार से कैसे जुड़ना चाहिए। इसलिए चैरिटी बिगिंस एट होम। मेरे फेसबुक में 5000 फ्रेंड्स हैं, एक अकाउंट खत्म, दूसरा अकाउंट ओपन कर लेता हूं, फिर 5000 फ्रेंड्स, और बताता हूं भाई मेरे बर्थडे में देख कितने लोग विश किए। अरे वो विश कौन सा था, अंग्रेजी का था कि हिंदी का था। फेसबुक में दो ही चीज है, या तो आप कमेंट कर सकते हैं या तो आप लाइक कर सकते हैं, उसमें डिसलाइक नहीं है। और जिस दिन डिसलाइक लग जाएगा तो आप देखना कितने होंगे। वो तो फेसबुक ने बहुत अच्छे तरीके से करके रखा है, आइदर यू कमेंट और यू पुट लाइक और अंगूठा, अदरवाइज देयर इज नो डिसलाइक एट ऑल। लेकिन हमारी बात तो बगल वाले से नहीं होती, तो कौन सा एजुकेशन है हमारा। जिस छोटू को आप बात करते हैं, अरे छोटू तू किसी काम का नहीं है, सड़ा गला एकदम क्या परसेंट लाता है, और किसी के यहां गमी होती है तो बांस लाने के लिए छोटू दौड़ता है, सब्जी लाना है आपको पीछे बैठाना है तो छोटू आता है, सिलेंडर लाना है तो छोटू आता है, क्योंकि आपका बेटा नहीं आएगा, क्योंकि उसको तो 90% से ऊपर लाना है आपको। ठीक, कौन सी एजुकेशन हम दे पा रहे हैं, कौन सी शिक्षा दे रहे हैं, जहां पर व्यक्ति व्यक्ति के लिए काम नहीं आ रहा है, केवल और केवल हम परसेंटेज को बढ़ा रहे हैं। तो परसेंटेज बढ़ने में कहां, यदि 100 से ऊपर भी होता तो हम वो टीचर्स हैं जो जाके पेरेंट टीचर्स मीटिंग में उस स्कूल के टीचर की गर्दन पकड़ लेते हैं कि हमारे बच्चे को आपने आधा या 1 नंबर कम क्यों दिया। बहुत अच्छा है, हायर एजुकेशन में है, बुलाने पर चाय और नाश्ता देने पर भी पेरेंट्स, जिस दिन वो पेरेंट्स आने लग जाएं तब क्या होगा सोचे हम। इसीलिए मुझे लगता है कि यदि मेरे सामने मेरा बेटा और मेरी बेटी बैठी हैं तो एजुकेशन का स्टैंडर्ड कभी डिटेरियोरेट नहीं होगा। और जिस दिन मैं समझ लूं मेरे सामने बैठे हुए व्यक्ति में ना मेरा बेटा है ना मेरी बेटी है, अपने आप स्टैंडर्ड नीचे चला जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अपने बच्चे को कभी स्टैंडर्ड से नीचे नहीं होना देने चाहेंगे। तो यही यदि हम हर बच्चे के लिए कर लें कल्पना, तो उस दिन हमारा एजुकेशन सिस्टम अपने आप चला जाएगा ऊपर। और इसीलिए नेक्स्ट वन, एजुकेशन। नेक्स्ट, यदि एजुकेशन जो है टीचर्स टू compete विथ अदर्स, वैल्यू एजुकेशन क्या करता है, ये आपको एनकरेज करता है कि आप सबके साथ कंप्लीट हो सके। फिर एजुकेशन यदि आपको आगे देता है प्रोफेशनलिज्म, तो ये होल ह्यूमन बीइंग को ट्रांसफॉर्म करता है। नेक्स्ट, एजुकेशन यदि हमको ये कहता है कि आपको टॉप पे ले जाता है, तो वैल्यू एजुकेशन आपको सोसाइटी को टॉप पे ले जाने के लिए प्रेरित करता है। फिर एजुकेशन यदि कैपेसिटी ऑफ बेटर लर्निंग को ट्रांसमिट करता है, तो वैल्यू एजुकेशन एक डीपर अंडरस्टैंडिंग की ओर आपको ले जाता है। नेक्स्ट, एजुकेशन में ब्रिंग लिमिटेशन, लेकिन यहां एजुकेशन सा विद्या या विमुक्त ये होना चाहिए। नेक्स्ट, और इसीलिए यदि हम आज स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं वही चीज जो हमने कई साल पहले पढ़ी थी, और हम स्टूडेंट को तैयार कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। सबसे पहले यदि सिलेबस चेंज होता है तो उसका विरोध करने वाले छात्र नहीं होते, विरोध वो टीचर्स करते हैं जो उसको पढ़ा नहीं पाते। एक शिक्षक होकर मैं कह रहा हूं, बोर्ड ऑफ स्टडीज, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्टडीज में बैठ के नहीं सर, ये नहीं सर, ये तो हमने पढ़ा नहीं है सर। क्यों? क्योंकि मेरे पास 20 साल पुरानी पढ़ी हुई चीजें नोट्स के रूप में हैं, और आज यदि आप चेंज कर देंगे तो मेरे को रात भर बैठ के पढ़ना पड़ेगा, और वो बच्चा सवाल करेगा तो उसके सवाल का जवाब देना पड़ेगा। मैं कुछ भी करना नहीं चाहता, इसीलिए मैं सिलेबस को नहीं चेंज करना चाहूंगा। तो मैं वो 19वीं सदी का सिलेबस पढ़ा रहा हूं 20वीं सदी में, और बच्चे को तैयार कर रहा हूं 21वीं सदी के लिए। तो वो बच्चा खड़ा हो पाएगा? खुद सोचिएगा। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, और इसीलिए आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम गुरुकुलम प्रैक्टिस को लेकर आए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति या भारतीय शिक्षा नीति वही गुरुकुलम के अंतर्गत जितनी चीजें हैं उनको प्रतिस्थापित कर रही है, और आप सभी को यह बताने का प्रयास कर रही है कि यदि एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास शिक्षा के माध्यम से हो सकता है, शिक्षा वो अलग उसमें जगा सकती है, शिक्षा उसमें पूरे तरीके से उसमें ट्रांसफॉर्म कर सकता है, तो आप बहुत बढ़िया टीचर हो सकते हैं। एक कोट मैंने कहीं पढ़ा था, उस कोट से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। उस कोट में वो लिखा था कि the master is not only a teacher but a magnet. The master is not only a teacher but a magnet. To teach is one thing, but to teach with magnetic force is a different thing.
तो इसलिए अ टीचर कैन गिव यू वर्ड्स बट कैनॉट गिव यू लाइफ. अ टीचर कैन गिव यू वर्ड्स बट कैनॉट गिव यू लाइफ. अ टीचर कैन गिव यू एक्सप्लेनेशंस बट अ टीचर कैनॉट गिव यू एक्सपीरियंस. फिर आगे कहता है अ टीचर कैन अप्रोच योर माइंड बट ही कैनॉट रीच योर हार्ट. और ये जो हार्ट को रीच करता है, ये जो आपको एक्सपीरियंस कराता है, ये जो आपको जीवन जीने की कला सिखाता है, वो टीचर नहीं है, वो गुरु है, वो मास्टर है. इसलिए ऐसे आप लाखों लोगों को लाके खड़ा करेंगे तो उसमें से एक मास्टर निकल पाएगा, लेकिन टीचर बहुत सारे मिलेंगे. इसलिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ साथ भारतीय ज्ञान परंपरा को लाकर हम न केवल शिक्षकों को मास्टर बनाने की ओर, उन विद्यार्थियों को टीचर से मास्टर बनाने की ओर ले जा रहे हैं, बल्कि आगे आने वाले समय में विश्वगुरु की भूमिका नहीं तो कम से कम भारत में गुरुओं को तो पैदा कर सकें, गुरुओं का तो प्रादुर्भाव कर सकें. उस आशा के साथ ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे सामने आई है. आप सभी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, हितग्राही हैं. आपका यदि हित है इस शिक्षा नीति में, यदि आपका लाभ है, तो लाभ का ठीक उल्टा भारत का होगा. लाभ का उल्टा क्या होता है? भला. यदि आपका लाभ है तो भारत का भला है, और भारत का भला है तो आपका लाभ है. बहुत बहुत धन्यवाद. सर ने जो आपको बताया है, आप बहुत सारी किताबों को पढ़ने के बाद अगर नोट्स बनाएंगे तो ये सब आपको मिलेगा. मे बी 15, 16 बहुत सारी किताबें. आपके इस वैल्यूएबल स्पीच के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद.